हेलो दोस्तों। फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और आज ये चैप्टर होने जा रहा है ख़त्म और साथ ही साथ रखेगा नींव दूसरे चैप्टर की, अगले चैप्टर की, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, आज हमारे चारों तरफ ये जो भी जगमग करती हुई रोशनी हम देख रहे हैं, ये परिणाम है किसी के अथक प्रयासों का, किसी वैज्ञानिक के, किन्हीं कुछ वैज्ञानिकों के, बहुत वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट हमें दिया और जनरेटर आज हमारे पास है, और हम रात को भी रोशनी पैदा कर कर उसे दिन में बदल देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। साइंटिस्ट का कुछ बहुत कम लोग आपने देखे होंगे कि जो बनना चाहते हैं साइंटिस्ट। कुछ अगर कोई बोला जाए तो बहुत कम स्टूडेंट्स या बच्चे होंगे जो कि ये कहेंगे कि हम बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो साइंटिस्ट जो है वो एक साथ करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। नोबेल प्राइज को ही अगर आप देख लें तो कम से कम अगर आप 100 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं तो आपको दिया जाता है नोबेल प्राइज़, जो कि पराकाष्ठा होती है क्रिएटिविटी की। यानी कि आपने उस क्षेत्र में लगभग आप भगवान तक पहुंच चुके हैं जब आप चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो कलाकार जो भी आपके हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन्हें क्यों भगवान कहा जाता है, क्यों भगवान स्वरूप देव तुल्य माना जाता है? जो एक्चुअल में है, जो कि बदलाव ला रहे हैं लोगों के जीवन में। किसी का मरीज जब सही हो जाता है तो वो डॉक्टर को क्या बोलता है? डॉक्टर साहब, आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में हो। दूसरी तरफ एक इंजीनियर जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों को, जयपुर मेट्रो बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो, देश में मुंबई मेट्रो बन रही हैं, ट्रेन से हम तुरंत कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम भगवान का ही स्वरूप है ये इंजीनियर, जिसने ऐसा पुल बनाया है, इतना जैसा आवागमन के साधन जो इन्होंने बनाए हैं। तो आज वही ज़रूरत है हमारे पास में भी कि हम भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, इनको गंभीरता से लें। आसपास के जो भी नेगेटिव वातावरण है, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, चाहे सोशल मीडिया से बाहर है, दोस्तों उससे बाहर आइए। आपको 5-6 साल बाद जब पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया है, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। आप जुड़े रहिए इन चीज़ों से, क्योंकि एक्चुअल जो ज़िंदगी है वो यही है, दूसरों के ज़िंदगी में बदलाव लाना, जो कि आपको देती है इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई, और जो आप कर रहे हैं। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, अंतिम टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि है ऑल्टरनेटिंग जनरेटर। दोस्तों, एसी जनरेटर जो कि जनरेट करता है एसी क्वांटिटी को, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, ऑल्टरनेट जो चीज आती है, यानी कि एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इस तरीके की नेचर के साथ वो चीज आएगी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी वो होगी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट इसका फुल फॉर्म है एसी का। और क्या करता है जनरेटर? दोस्तों, जनरेटर, हम जानते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। एनर्जी को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। अब हमारे पास में दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक है। बात करें पानी की, बात करें हवा की, बात करें जियोथर्मिक एनर्जी जो कि हीट है हमारे पास में, समुद्री शक्ति जो है वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, सोलर, ठीक है। अब क्यों ना हम इन शक्तियों को यूज़ करके हम बनाएं कुछ ऐसा जो कि हमें कंटिन्यू एनर्जी दे सके। तो वहीं से चालू हुआ ये
कॉन्सेप्ट की क्यों ना मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे को दी गई है भगवान के द्वारा, उसे हम बना ले कुछ ऐसी एनर्जी जिससे कि हमें कंटिन्यू एनर्जी मिल सके। और वहीं से शुरुआत हुई एसी जनरेटर की। दोस्तों एसी जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी जो कि है हमारे पास में, उसको बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि वोल्टेज और करंट में। जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, वो सब कहीं ना कहीं वोल्टेज से प्रभावित है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको अगर मिल गया तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में आ गई है। तो वहीं से शुरू होता है वोल्टेज और करंट का खेल। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एसी वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के कंडीशन में अपनी डायरेक्शन को समय के अनुसार बदलते हैं। ये हमने किया नहीं है, ये नेचुरली हमें मिला है। इसका कारण क्या है ये भी हम अभी देखेंगे। ये मतलब हमने चाह के नहीं किया है, ये हमें मिला है। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ही दोस्तों जनरेट की जा सकती है जनरेटर से। डायरेक्ट क्वांटिटी हम जनरेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वांटिटी का मतलब अगर हम आपको बताएं तो बैटरी से मिलने वाली जो करंट और वोल्टेज है दोस्तों, वो समय के हिसाब से बदलती नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ वोल्टेज और करंट की अगर हम कर्व देखें दोस्तों, अगर बैटरी वाले की हम बात करें तो हमारे पास में जो टाइम के हिसाब से बैटरी का वोल्टेज और करंट जो होता है वो फिक्स रहता है। इवन वो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही नहीं बदलता है। लेकिन बैटरी की लिमिटेशन है दोस्तों, आप इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बना सकते। आप इससे गाड़ी चला सकते हो, आप इससे शहर नहीं चला सकते। तो शहर अगर हमें चलाना है तो हमें जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है तो लिमिटेशन ये है, निकल के ये आता है कि हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ही बना सकते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटी हम नहीं बना सकते। दूसरी तरफ स्टोरेज की अगर बात करें तो हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोरेज पर्पस के लिए डीसी है। चार्ज आपको स्टोर करने हैं, आपको डीसी ही चाहिए होगी। तो दोनों तरफ अपनी लिमिटेशन है। कुछ जगह एसी फायदेमंद है, कुछ जगह डीसी फायदेमंद है। तो ये अपना चलता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमारे को ज़्यादा स्प्रेड आउट करनी है, हमें ज़्यादा फैलानी है, ज़्यादा दूर तक भेजनी है एनर्जी, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ही एक ऑप्शन रह जाता है जो कि अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर पूरा करता है। काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि दिया गया था फैराडे के द्वारा, जो ये कहता है कि अगर किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बदल रहा है तो उस कॉइल पर ईएमएफ, उस कॉइल के दोनों सिरों के बीच में ईएमएफ आ जाएगा। नेचुरल है। बहुत ही आसान प्रिंसिपल हमें देके गए हैं फैराडे, और इस प्रिंसिपल से ही काम करता है हमारा जनरेटर। अब हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें बिछाना है जो कि फ्लक्स का काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बिछाने के लिए हम काम में लेते हैं मैग्नेट एन और एस। तो एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बिछ चुका है। इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है दोस्तों एक कॉइल या एक क्लोज लूप, एक लूप मान लीजिए आप। अभी क्लोज नहीं किया हमने इस लूप को, इसको आप ओपन मान लीजिए अभी, आप अभी के लिए। आगे जाके हम क्लोज करेंगे इसको, करंट जब हमें करंट लेनी होगी तब हम इसको क्लोज भी करेंगे। तो अभी ओपन मान लीजिए आप इसको। इसमें रखते हैं हम एक लूप। अब लूप हमारा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है। एक तरीका तो यह है कि मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली वेरी किया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि फ्लक्स को ही बदल दिया जाए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली वेरी करने का तरीका है, उसके लिए आपको ऑलरेडी इसमें करंट फ्लो कराना पड़ेगा और उस करंट को बदलाव देना पड़ेगा। लेकिन इससे आसान तरीका है, अब हम करंट बनाने जा रहे हैं और पहले ही हमने उसमें करंट लगा दी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे को जचता नहीं है ये मैटर। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। हालांकि होगा ये भी करंट से ही, लेकिन कुछ कम करंट इसमें चाहिए होती है फील्ड डेवलप करने में। दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल है, इस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में बदलाव हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल को
रोटेट करना शुरू करते हैं। और रोटेट करने के लिए हम काम में लेते हैं पानी को, हवा को, क्योंकि ये सब नेचुरली फ्लो हो रहे हैं। रिवर में ऑलरेडी फ्लो हो रहा है पानी, हवा एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी फ्लो हो रही है, उसके रास्ते में कुछ भी रखोगे तो उसको घुमाएगी। और ऐसा ही हम करते हैं कि यहाँ हम मान लीजिए इसको एक टरबाइन से जोड़ते हैं और इस पर पानी डालते हैं, तो ये जो कॉइल है ये घूमने लगती है और घूमने के साथ साथ काटती है इस फ्लक्स को। और जब जब फ्लक्स कटता है तब तब ईएमएफ बनता है, जब जब फ्लक्स कटता है तब तब ईएमएफ बनता है। यही लॉ था फैराडे का। इसी के आधार पर बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ईएमएफ का निर्माण होता है। तो बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब आपका ईएमएफ आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपका ईएमएफ डेवलप हो चुका है। अब बात करते हैं आगे इसको पंखे कूलर तक ले जाने की। ये है हमारे पंखे, कूलर, फैन, जिसे हम लोड के नाम से भी जानते हैं, लोड में करंट फ्लो करवाना। तो यहाँ हमने इसको जोड़ दिया है दोस्तों एक्सटर्नल सर्किट से। एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के लिए हम कुछ विशेष प्रबंध करते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि S1 S2 जो प्राइमरी स्टेज पर जुड़ते हैं वो है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जो है वो जो आपका आर्मेचर है उसको जोड़ती है कार्बन ब्रशेस से। दूसरी तरफ B1 B2 कार्बन ब्रशेस हैं जो कि आपके जुड़ते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो आपका स्टेशनरी रहेगा, ये वाला पार्ट आपका स्टेशनरी रहेगा, जबकि अंदर का पार्ट आपका घूम रहा होगा। तो घूमते हुए सर्किट से रुके हुए सर्किट को जोड़ने के लिए थोड़ा बंदोबस्त आपको करना पड़ता है। उसी के पार्ट है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस। ABCD एक आर्मेचर कॉइल है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ये कॉइल घूमने लगती है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला है दोस्तों BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कॉइल का जो है, जो कि कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। लेट सपोज ये है आपका, तो इस पे आप, ये है मान लीजिए कॉइल और ये है आपके कॉइल का एरिया की डायरेक्शन। अब इस समय डायरेक्शन इस तरीके से है, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये डायरेक्शन चेंज हो गई और ये डायरेक्शन चेंज हो गई और वापस वही डायरेक्शन आ गई। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक थीटा आ चुका है, और थीटा दोस्तों क्या है, थीटा इक्वल टू है ओमेगा इंटू टी। ये आपने देखा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। रोटेशनल में ये चीज थीटा से और v जो है वो ओमेगा से रिप्लेस होकर ये फॉर्मूला बनाते हैं। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हमारे पास में होता है। ये सब पुट करते हैं हम। अब एक टर्न यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों आपको, लेकिन ऐसे कई टर्न्स यहाँ बनाए जाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो डायग्राम को तो हम खराब नहीं करेंगे। मान लीजिए एक टर्न आपका ये बना है, दूसरा टर्न आपका ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, छठा, इस तरीके से टर्न बनते बनते कॉइल बनती है, और इस तरीके से ये लास्ट में ऐसे बनती है। तो ये सभी ईएमएफ दोस्तों, मान लीजिए अगर 5 गुना हुआ है तो ईएमएफ 5 टर्न है तो ईएमएफ 5 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर n टर्न है तो ये फ्लक्स जो है वो n टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, NBA cos थीटा, NBA cos ओमेगा टी। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है -d∅dt, तो यहाँ आप रखते हैं इसको, b कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदल रहा है, केवल ओरिएंटेशन थीटा बदल रहा है। तो cos ओमेगा टी का ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, ओमेगा जो है वो बाहर आ गया है। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो उस समय ईएमएफ की वैल्यू ये हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की। इससे क्योंकि साइन कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, साइन 91 हो जाता है, 1 से ज़्यादा कभी भी साइन की वैल्यू नहीं जाएगी, तो वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ईएमएफ की। ये मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहेगी।
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिक्स है वो। तो यहाँ आ गया आपका EM, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NBA को EM से। तो ये हो गया आपका E = EM sin ऑफ ओमेगा t, जिसको अगर हम वोल्टेज के टर्म में निकालें, और ऑल्दो वोल्टेज और EMF में इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप का फर्क होता है, लेकिन उसको अगर नेग्लिजिबल करें तो V = VM sin ओमेगा t भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्योंकि फ्लक्स कॉस को फॉलो कर रहा था और फ्लक्स के डिफरेंशिएशन से आपको EMF मिला है, तो वो फॉलो करता है साइन को। साइन का जो आपका कर्व होता है वो टाइम के साथ इस तरीके से बदलता है। साइन 0 पर 0 होता है, 90 पर मैक्सिमम होता है, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर 2π पे 0। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि EM और -EM के बीच में इसकी डायरेक्शन पाई पे बदलती है, और इसीलिए कहा जा, अब आगे इसको कंटिन्यू रहेगा ही ऐसा। ठीक है, ये हमने इसकी एक साइकिल दिखाई है दोस्तों। इसे कहा जाता है टाइम पीरियड। ऑसिलेशन में, पीरियोडिक मोशन में आपने पढ़ा है कि जब कोई चीज रिपीट होती है तो जितने समय बाद वो रिपीट होना शुरू करती है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, यानी कि 1 सेकंड में ऐसा कितनी बार हुआ है, इसे ही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। हमारे सिस्टम में अगर हम देखें, जो हमने अडॉप्ट कर रखा है इंडिया में, तो 220 वोल्ट जो है वो दोस्तों हमारे पास में वोल्टेज है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये RMS वोल्टेज है, तो अभी हमने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हम इसको आपको बताएंगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आ रहा है आपको 311 वोल्ट VM, है ना। तो ये हमको जो आ रहा है, एक स्पेशल कंडीशन है जो हमें बताई गई है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो हमने अडॉप्ट कर रखी है 50 हर्ट्ज, जो कि जनरेटिंग स्टेशन से ही डिसाइड हो जाती है, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज का लेवल अलग है, वो हम ट्रांसफार्मर में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो 11,000 वोल्ट पे डेवलप हो रहा है, जबकि हम इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो ये वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू किया जाता है। नीड के हिसाब से जनरेशन जो है वो हाई वोल्टेज पे बेनिफिशियल है, लेकिन इतने हाई वोल्टेज को हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको लो वोल्टेज पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। इंजीनियरिंग में डेफिनेटली हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में आपको जब ABCD आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वही ABCD जब आगे जाके स्टोरी बना देती है तो हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो स्टोरी बनना शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन पार्ट आ चुका है। अल्टरनेटिंग क्वाड्रेंट जो है वो कम्प्लीटली एप्लीकेशन पार्ट पे आधारित है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आनंद आता रहेगा पढ़ने में और आप होंगे सक्सेसफुल। तो इन्हीं बातों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज के लेक्चर को हम देते हैं विराम। अगली बार होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।